नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। सर द्वारा बताया गया है कि आप लोग को हिंदी की सीरीज़, इंग्लिश की सीरीज़ और मैथ की सीरीज़ में जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब दिए जाएंगे। तो आज से कंटिन्यू हिंदी का सीरीज़ ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग को तो इंग्लिश और मैथ और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे विषय आप लोग को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, आज पढ़ते हैं हिंदी। और हिंदी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण। सबसे पहले वर्ण और उसके प्रकार। मित्रों देखिए, वर्ण और उसके प्रकार। देखिए धीरे धीरे हमको समझना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। चलिए, वर्ण और उसके प्रकार। देखिए आप ऐसे शुरू से ही क्लास 1 से ही हिंदी पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ण भी आप पढ़े होंगे और आपको इतना भी पता होगा कि वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। देखिए अब वर्ण का अर्थ क्या होता है, मतलब अक्षर का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इतना समझने का प्रयास करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस अक्षर का कोई खंड ना हो, कोई सार्थक खंड ना हो, ठीक है, कोई टुकड़ा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अक्षर का कोई खंड नहीं होता है, अक्षर का कोई खंड नहीं होता है। या कह सकते हैं अक्षर का कोई टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो अक्षर है, अक्षर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, अगर अक्षर का हम संधि विच्छेद कहते हैं तो देखिए क्या होता है, अक्षर का संधि विच्छेद होता है आ प्लस छ। यहाँ देखेंगे जो आ है, आ ये उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग है। और जो क्षर है ये मूल शब्द है। क्षर क्या है, मूल शब्द है। और आ क्या है, ये उपसर्ग है। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है विनाश। मित्रों क्षर का मतलब क्या होता है, विनाश। आ उपसर्ग है, क्षर मूल शब्द है। आ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है विनाश। मतलब वह वर्ण जिसका विनाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऐसे सब दे दिया जाता है, ना छरति इति अक्षरा। ध्यान दीजिएगा, ना छरिति, ना छरित, ना छरित इति अक्षरा। एक मिनट, ना छरित, ना छरित इति अक्षरा, ना छरित इति अक्षरा। मतलब अक्षर का क्षरण कभी नहीं होता है, अक्षर का खंड कभी नहीं होता है। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं जो अक्षर है या जो वर्ण है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मूल रूप से जो अक्षर के प्रकार हैं वो मात्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अक्षर के जो प्रकार हैं इसको वर्णमाला के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला, और इसी वर्णमाला के चलते हम वर्णों या अक्षरों के प्रकार पढ़ लेंगे। दोस्तों ये देखिए वर्णमाला, वर्णमाला, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको तो पहले ही पता हो गया कि जो वर्ण है, पता हो गया वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर, ये आपको पता हो गया। और माला का मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है, माला का मतलब क्या होता है मित्रों, समूह। देखिए तो वर्ण का मतलब अक्षर और माला का मतलब क्या होता है मित्रों, समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। जैसे देखिए आप
फूल माला देखे होंगे आप, कंठी माला देखे होंगे, ठीक है। तो जो फूल है, ठीक है, फूल को क्या किया जाता है, एक माला में, एक धागे में पिरोया जाता है, एक धागे में पिरोया जाता है। लेकिन हाँ, ये भी दिमाग में रखना होगा कि जो फूल होता है वो व्यवस्थित क्रम में पिरोया जाता है, व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है। अगर हम फूल को व्यवस्थित क्रम में नहीं लगाते हैं तो वो माला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसी प्रकार कंठी माला होता है, अगर कंठी को हम व्यवस्थित रूप में नहीं लगाते हैं, ठीक है, व्यवस्थित रूप से नहीं सेट करते हैं तो माला देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार यहाँ तो हम कह सकते हैं कि वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब होता है समूह, मतलब अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं। मैं देखा बहुत लोग बताते हैं कि अक्षरों के समूह को माला कहते हैं, अक्षरों के समूह को माला कहते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। अक्षरों के समूह को माला कहते हैं, बट अक्षरों के व्यवस्थित समूह को, अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इसी वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्णों या अक्षरों के प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो वर्णमाला है दोस्तों, मित्रों, जो वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत हम दो प्रकार के वर्ण पढ़ते हैं, या इतना हम कह सकते हैं कि जो वर्णमाला है ये दो प्रकार के होते हैं, हम इतना कह सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है मित्रों, तो व्यंजन होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में जो हम पढ़ाए थे आप लोग को, तो आप लोग को बताया गया था कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। स्वर जो है वो स्वतंत्र चर है, इतना हम नोट करेंगे, दिमाग में सेट करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, ठीक है। जो स्वर है, स्वर स्वतंत्र चर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर स्वतंत्र चर होते हैं। और जो व्यंजन होता है ना दोस्तों, जो व्यंजन होता है वो आश्रित चर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, व्यंजन स्वर पर आश्रित है, ठीक है, आश्रित है, आश्रित है, लेकिन स्वर व्यंजन पर आश्रित नहीं है मित्रों। स्वर स्वतंत्र चर है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र चर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वर है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। जो व्यंजन है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए ज़्यादा स्वतंत्रता की वजह से स्वर को आज़ाद कर दिया जाता है। कहा जाता है ये स्वतंत्र चर है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन व्यंजन आज़ाद नहीं है, इसका लेना देना स्वर से है मित्रों, ठीक है, इसका लेना देना स्वर से है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो स्वर है, स्वर के कितने प्रकार हैं या स्वर किसे कहते हैं, इतना समझ गए। अब स्वर का परिभाषा भी समझ सकते हैं। वैसे अर्थ तो आपको बता दिया गया, परिभाषा हम कह सकते हैं वह अक्षर, वह वर्ण जो किसी अन्य अक्षर की सहायता से ना बोले जाते हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, वह अक्षर, वह अक्षर जो किसी अन्य अक्षरों की सहायता से ना बोले जाते हो। कहने का मतलब स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर
की सहायता नहीं होती है। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं इतना आप जान गए मित्रों। स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं यहाँ देखते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सॉरी औ, आ। ठीक है, चलिए देखिए। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा कुल स्वर कितने हैं। तो अगर प्रश्न बनता है, अगर पूछा जाता है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या, तो आप 13 बताएंगे। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कुल स्वरों की संख्या, तो आप कितना बताएंगे? 13 बताएंगे। अगर पूछा जाता है, ठीक है, कुल स्वरों की संख्या, तो आप 13 बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से है, कभी कुल स्वरों की संख्या नहीं पूछी जाती है। ये तो जब पढ़ाया जाता है क्लास 1 से लेकर के 11 तक 12 तक, तब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है प्रश्न, तो कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। देखिए, पूछा जाता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? 11 है। पूछा जाता है उच्चारण के दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि की स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? तो पूछा जाता है 10। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूल स्वर कितने हैं और उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं? तो मूल स्वरों की संख्या 11 है और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितना है मित्रों? 10 है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। आप ये कह सकते हो सर क्यों, जब कुल मूल स्वरों की संख्या 13 हो तो कैसे 11 और 10 हो गए, और स्वर कितने क्यों नहीं पूछे जाते हैं? ध्यान दीजिए। तो जो अंग और आहा है इसको हम निकाल लेते हैं, और जो री है इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो री है, ठीक है, री जो स्वर है इसको बहुत ही कम उपयोग किया जाता है, ठीक है, पढ़ने हो या लिखने में, इसीलिए इसको भी स्वर की संख्या से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ा जाता है, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हो निकाल दिया गया है, लेकिन हम इसको समझने की दृष्टि से पढ़ेंगे क्यों 11 है। ठीक है, अब जो अंग और आहा है ये दो शब्द संयुक्त रूप से ये कहा जाता है कि जो अंग और आहा स्वर हैं इनको क्या कहा जाता है? समझिएगा, जो अंग और आहा है, ध्यान दीजिएगा, अंग और आहा इनको हम मिलाकर अगर पढ़े अंग और आहा को, तो इसको अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह। अब मित्रों आप कह सकते हो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह क्या है? अयोगवाह वह है जो व्यंजन और स्वर दोनों में पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अगर अंग को हम अलग से पढ़ते हैं और आहा को अलग से पढ़ते हैं, तो जो अंग है इसको अनुसार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है,
और जो आहा है इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? इसको हम विसर्ग कहते हैं, इसको अनुसार। तो अंग और आहा को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अंग को हम अनुसार कहते हैं और आहा को हम क्या कहते हैं मेरे मित्रों? तो हम विसर्ग कहते हैं। चलिए इतना हुआ। अब जो स्वर है, स्वर के प्रकार को हम पढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते? ध्यान दीजिएगा, स्वर के प्रकार, ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से मित्रों, मूल रूप से स्वर के मात्र 3 प्रकार होते हैं। स्वर के मात्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मित्रों क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए केवल ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे कम टाइम लगे, बहुत कम समय लगे। जितने भी स्वर हैं टोटल आपके 11, 13 जो भी कह सकते हो, 10, ठीक है, उन सभी स्वरों का जो उच्चारण होता है, उन स्वरों में सबसे कम टाइम जिन स्वर का उच्चारण करने में लगे उन्हीं को कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मित्रों लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। और लघु स्वर कुल कितने होते हैं? तो मात्र 4 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लघु स्वर कितने होते हैं मेरे मित्रों? 4 होते हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। आ, ई, उ और री। ध्यान दीजिएगा, आ, ई, उ, री, ये लघु स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीपी हो, ठीक है। लेखपाल देखो इधर वैकेंसी आने वाली है तो ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, ठीक है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो ह्रस्व स्वर हैं या लघु स्वर हैं मित्रों वो 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, ठीक है। अब प्रश्न आता है जो दूसरा स्वर है, हमने बताया ना कि स्वर के कुल कितने रूप हैं? 3 प्रकार से हैं। ह्रस्व हो गया ना। नंबर 2 देखिए क्या होता है? नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का, अभी आपको बताया ना ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम टाइम लगे, और दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का 2 गुना टाइम लगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। बहुत मन से समझिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर आप डेफिनेशन समझिए। दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं? बहुत पूछा जाता है, 7 कुल दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाती है। आप बताते हो 7, ठीक है। और आएगा तभी तो बताओगे ना, इसीलिए मन से पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल आएगा, ध्यान दीजिए। तो दीर्घ स्वर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मेरा क्लास मन से आप लोग देख लिए, मैं वादा करता हूँ कभी भी कोई क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट से आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। आप आजमा कर देखिएगा। तो जो दीर्घ स्वर हैं ये कुल कितने होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? 7 होते हैं। यहीं पर मन से देखना है। देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल आपके दीर्घ स्वर हैं। ये टोटल कितने हैं आपके दीर्घ स्वर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितने दीर्घ स्वर? 7। चलिए बेटा, भैया, मेरे दोस्तों,
पूछा जाता है कुल कितने दीर्घ स्वर, तो आप बताते हो 7, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने हैं मेरे मित्रों। तो मूल दीर्घ स्वर मात्र 3 है। ये देखिए, शुरुआती दीर्घ स्वरों में से जो 3 लेटर हैं, अक्षर हैं, उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो मूल दीर्घ स्वर हैं, जो मूल दीर्घ स्वर हैं को कितने हैं, वो 3। कौन कौन है, आ, ई और ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। बाकी ये जो चारों ए, ऐ, ओ, औ, ये जो चारों स्वर हैं मेरे मित्रों, उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो आप समझ गए ना, कुल कितने मूल दीर्घ स्वर हैं, 3। कुल कितने संयुक्त स्वर हैं, 4। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। मतलब मूल दीर्घ स्वर 3, संयुक्त दीर्घ स्वर 4, इन तीनों को मिलाकर के कुल मूल दीर्घ स्वर कितने बन गए, 7। अब यहाँ पर देखते हैं जो, अब अच्छा आप लोग बताओ, अब देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो स्वर हैं संयुक्त स्वर की बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं संयुक्त स्वर की बात करने जा रहा हूँ। जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन, उसी प्रकार आपको बताया जा रहा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं। अब कैसे, देखिए, सॉरी, ए, ऐ, ओ, ये संयुक्त स्वर है। ये देखिए, ऐसे बनाते हैं, ऐसे आ से यदि ई मिल जाता है तो दोनों मिल करके एक का निर्माण करते हैं। क्लियर। उसी प्रकार आ से यदि ऐ मिल जाते हैं तो ऐ संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार इसको ऊपर देख लेते हैं, आ से यदि ऊ मिल जाते हैं तो ओ संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार आ से यदि ओ या औ मिल जाते हैं तो औ संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के योग से बने हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पर देख लिए, फिर से देख लेते हैं, ए, आ प्लस ई मिलकर के संयुक्त स्वर ए का निर्माण करते हैं। आ प्लस ए ऐ मिलकर के संयुक्त स्वर ऐ का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ प्लस ऊ मिलकर के संयुक्त स्वर ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, आ प्लस ओ मिलकर के संयुक्त स्वर औ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत पूछा जाता है, हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता है कौन कौन से स्वर मिलकर के कौन सा संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर जानना जरूरी है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट को मन से पढ़ लेते हैं ना, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक बार मेरा क्लास अगर आप लोग मन से पढ़ लिए ना, दोबारा किसी भी बुक, किसी भी टीचर, किसी भी चैनल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए मन से पढ़िए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कितने संयुक्त स्वर हैं,
7, मूल दीर्घ स्वर कितने हैं 3, संयुक्त स्वर कितने हैं 4। टोटल अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो कितना हो जाता है 7। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर ऐसे स्वर कहलाते हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर का 3 गुना टाइम लगता है। ठीक है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम, ओम। ठीक है, कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है ऐसे ओम, तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब स्वर कंप्लीट हो गया है। स्वर आप समझ गए हैं, एक बार आप सुनिए ध्यान से और मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैं आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण ऐसे अक्षर हैं जिनको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका कभी खंड नहीं किया जा सकता। और आपको ये भी पता है कि वर्ण जो है वर्ण को अक्षर कहते हैं, और अक्षर ठीक है ना क्षरित इति अक्षरा, जिनका क्षरण ना हो, जिनका विनाश ना हो। अभी मैं आपको बताया ना कि अक्षर आ प्लस क्षर, आ का मतलब नहीं, अक्षर का मतलब विनाश, जिनका विनाश ना हो उन्हें हम अक्षर कहते हैं। क्लियर? अब मैं आपको वर्णमाला बताया। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों अर्थात अक्षरों, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत कुल कितने स्वर होते हैं, कुल कितने प्रकार के लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वर एक व्यंजन। यहाँ पर मैं स्वर का अध्ययन कर चुका हूँ। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे क्लास को बहुत शालीनता से सुने होंगे और नोट भी बनाए होंगे। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप नोट बिल्कुल बनाइए। ठीक है, आप बिल्कुल नोट बनाइए और पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। एक बार नोट बनाना किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? ठीक है, व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो व्यंजन है ये स्वतंत्र चर नहीं है। स्वतंत्र कौन है? स्वर। व्यंजन तो आश्रित चर है, व्यंजन तो आश्रित है किस पर? स्वर पे। ठीक है, जैसे मैं भी टेक्निकल टीम पर आश्रित हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पढ़िए। मैं आप पर आश्रित हूँ, मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ? ना तो आप स्वतंत्र हैं, ना तो मैं स्वतंत्र हूँ। आप मेरे पर आश्रित हैं, हम आप पर आश्रित हैं। मैं इसलिए आश्रित हूँ कि हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे बच्चों हमारे वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखो एक चीज़ भाई मैं यहाँ कहूँगा, मैं आपका अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ आपका, तो रिक्वेस्ट तो करूँगा। रिक्वेस्ट करना मैं अपना ज़रूरी समझता हूँ। देखो अगर मैं मोटिवेट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। संघर्ष तभी करने मज़ा आता है मेरे दोस्तों जब पता है ना कि खूब ज़्यादा व्यक्ति मोटिवेट होता है। तो जितने मेरा वीडियो शेयर होगा, जितने लाइक और कमेंट्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे ना, उतने ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। और जितने मैं मोटिवेट हुआ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, उतना अच्छा, उतना टाइम आपके बीच में दूंगा और उतना अच्छा मैं पढ़ाऊँगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस रिक्वेस्ट को प्लीज़ आप लोग सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। देखिए व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, आपको पता चल गया। ठीक है, व्यंजन बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, ये आश्रित है स्वर पर। देखिए अब जो व्यंजन है, यहाँ पर हम व्यंजनों के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो कहीं कहीं दिया गया मात्र व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4। और कहीं कहीं 5 प्रकार के दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम व्यंजन को लिखते हैं, लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा।
चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं मित्रों? स्पर्श व्यंजन। अब आपको तो इतना तो पता ही हो गया होगा, इतना तो आप जानते होंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श क्या है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन नहीं जानते हो ना, लेकिन स्पर्श तो जानते ही होंगे क्या है। तो स्पर्श का मतलब किसी को टच करना, छूना, ठीक है। जिस प्रकार जब अपनी आप मोबाइल को टच करते हो ना, स्पर्श करते हो, स्पर्श करके चलाते हो, आप टच बोल देते हो अंग्रेजी में, ठीक है। हालांकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पर ज़्यादा गौर करिए। ये स्पर्श। प्रश्न पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? गिन लेते हैं। आपको तो पता ही होगा, कुछ तो ऐसे मित्र हैं कि वो पहले से ही गिन कर बैठ गए। मैं लिख रहा था तभी वो गिन रहे थे। अच्छा है, अच्छा भी लगता है, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या मेरे मित्रों 25 है। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल अच्छा लगेगा। यहाँ सब कॉन्सेप्ट ही दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टीचर द्वारा। मेरे जितने भी अध्यापक हैं सब कॉन्सेप्ट बेस से ही बताएंगे, रटाएंगे नहीं, तोता नहीं बनाना है, आपको समझ विकसित करनी है। तो यहाँ समझ विकसित करिए आप। 25 पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? तो 25, ठीक है। अब आगे का क्लास अगले वीडियो में स्पर्श व्यंजन को दोबारा मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके बताऊंगा, और उसके बाद बताया जाएगा कि जो स्पर्श व्यंजन है किस किस को टच कर रहा है, ठीक है। हमारे जो जिह्वा है ये हमारे मुख के आंतरिक भागों को किस किस भाग को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जो उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं, व्यंजन के भी उच्चारण स्थान है और स्वर के भी उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो मेरी जिह्वा है वो हमारे मुख के आंतरिक भागों को कहीं ना कहीं टच करती है। इसी के आधार पर वर्ण मतलब अक्षरों को जो है उच्चारण के स्थान की दृष्टि से पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, देखिए आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है। ई का उच्चारण स्थान तालु से है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं पहले बताया था तो थोड़ा सा छूट गया था, इसको समझ लेंगे। एक आचार्य भोलानाथ तिवारी जी हैं, तो जो आचार्य जी हैं, जो स्वर है ना, जो उसमें री वर्ण आता है ना, उसको वो स्वर पढ़ते ही नहीं हैं। तो उन्हीं के दृष्टि से ही स्वरों की संख्या 10 मानी गई है उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और एक चीज़ और बताया था आपको, अंग आहा, ये बताया था। अंग और आहा को सम्मिलित रूप से हम क्या पढ़े थे? अयोगवाह। इतना पढ़े थे ना, बोलिए, इतना पढ़े थे, ठीक है। और अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़े थे कि जो अंग है उसको क्या पढ़े थे?
अनुसार। पढ़े थे ना मित्रों, कमेंट करते रहिए। हाँ, अनुसार। और आहा को पढ़े थे हम विसर्ग। इतना पढ़े थे कि नहीं आप लोग बिल्कुल बताइए, आप बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। इतना पढ़े थे ना? हाँ पढ़े थे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अंग और आहा जिसको हम अयोगवाह बोलते हैं, जानते हो क्या है? ना योग होने पर इनकी कोई योग्यता ही नहीं है, अपने रूप से कोई योग्यता नहीं है। ये क्या करते हैं, कभी कभी स्वर में पहुंच जाते हैं और कभी कभी व्यंजन में पहुंच जाते हैं, मतलब स्वर और व्यंजनों के मेल है अयोगवाह। ओके मित्रों, आप पढ़िए मन से, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सफलता लेनी है तो हमको पढ़नी पड़ेगी। शर्त ये है कि अगर आज से मैंने मेहनत शुरू किया, मतलब मेहनत करना प्रारंभ किया, तो 6 महीना साल भर में मुझे सफलता मिल जाएगी, इसमें अटपट कुछ नहीं। और 6 महीना बाद, 1 साल बाद में मेहनत करना स्टार्ट किया तो फिर 1 साल बाद और मिलेगी जॉब, आपको सफलता आपको मिलेगी। तो मित्रों, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना जल्दी मेहनत करना स्टार्ट किया, वो व्यक्ति उतना जल्दी सफल होगा। ये डन है, रामबाण है मेरी शब्द, ये समझिए। और हाँ, जो व्यक्ति जितना मेहनत किया उसको उतने अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।